बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है जी नॉइस पोल्यूशन। आप लोग नॉइस साउंड बेसिकली तो अब ज़रा आपने साउंड पढ़ा होगा इसके अंदर, लेकिन वही साउंड जब ज़्यादा हो जाए तो वो नॉइस बन जाती है। मुख्तलिफ लोगों ने नॉइस और नॉइस पोल्यूशन को मुख्तलिफ अल्फाज में डिफाइन किया है। बहरहाल विदाउट डेफिनेशन जो नॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किस चीज़ को शोर समझते हैं? मुझे क्लास से आंसर चाहिए। आप क्या जवाब देते हैं मैं देखना चाहता हूँ। आपके ख्याल में नॉइस क्या चीज़ है? जी इरफान। सर जो हमें इरिटेट करे। जी ठीक है। ऐसी आवाज़, उसमें आवाज़ का जिक्र होना चाहिए जो इरिटेशन काज कर सकती है। जी इरसा के बाद और कोई? जी और कोई आंसर? सर अनवांटेड जो होती है वॉइस अनवांटेड। हाँ जी, ऐसी आवाज़ जो हम नहीं चाहते कि हो लेकिन वो हो। ठीक है, और कोई? जी और कोई आंसर? गलत? सर अनप्लेन वॉइस जो कानों को अच्छी ना लगे। दोबारा बताएं। जो कानों को अच्छी ना लगे वो अनवांटेड ही हो गया, जो आखिर ने कहा है तकरीबन। ठीक है सर अनप्लेन जो अनप्लेजेंट हो, बिल्कुल वो भी जो अनप्लेजेंट होगी ज़रा वो अनवांटेड भी होगी साथ साथ। ठीक है, और कोई? जी ऐसी साउंड जिसका कोई इन्वायरमेंट पे खतरे का इफेक्ट ना हो लेकिन वो हमारी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हो। जी तहसीन गफ्फार ने हट के थोड़ी सी डेफिनेशन की है और बिल्कुल ठीक बात की है। तहसीन की बात बिल्कुल दुरुस्त है। या देखिए कि जो जब हम नॉइस की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसको ह्यूमन बीइंग के, इंसानों के रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं। अब इन्वायरमेंट में बहुत सी किस्म की आवाज़ें मौजूद हैं। उनमें से उन आवाज़ों का फर्ज कीजिए कि आवाज़ का किसी दरख्त पे कोई असर नहीं है, बिल्डिंग पे कोई असर नहीं है, लेकिन इंसान के ऊपर इफेक्ट है, तो वो स्पेसिफिकली ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक नॉइस की तरफ आ जाएगी। वैसे इनके बाद बिल्कुल दुरुस्त। ठीक ठीक ठीक। कल ये था जी पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत से मुख्तलिफ मैंने कहा था कि बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से नॉइस को डिफाइन किया है। इसमें एक बहुत अहम अच्छी डेफिनेशन जो है वो तहसीन ने आपके सामने रखी है। अब हम आ रहे हैं इसके तारुफ की तरफ कि नॉइस पोल्यूशन, बल्कि ये कहना चाहिए कि इसके सोर्सेज क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, ये शोर कहाँ से आता है और फिर इसका इफेक्ट क्या होता है, ये सब कुछ हमने स्टडी करना है इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। जी अब सबसे पहले चीज़ के शोर दो तरह से हो सकता है, दो जगह पे हो सकता है। नंबर वन, आउटडोर, अगर हम घरों से बाहर हैं, अब घर पे नहीं है बल्कि बाहर है, वहाँ पे शोर। सेकंड, इंडोर, अब घर के अंदर है और वहाँ पे शोर है। आमतौर पर जो आउटडोर नॉइसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं इंडोर के मुकाबले। उसकी रीजन जैसे कि अभी हम देखेंगे सोर्सेज के लिहाज से कि वो चीज़ें जो ज़्यादा शोर पैदा करती हैं वो आमतौर पर एनवायरनमेंट में होती हैं घर के मुकाबले में। घर में ज़्यादा शोर पैदा चीज़ें ज़रा कम होती हैं, जैसे कि अभी आपको डिटेल्स खाना वाश। अब डिटेल्स में आ जाते हैं, ये जनरल कैटेगरी में हर जगह पे अप्लाई हो सकता है। अब आपके सामने मैं जो चीज़ें रख रहा हूँ आप इन सब से वाकिफ हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप में से कभी किसी को किसी एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिला हो या दूसरी चीज़ के आप किसी जी ऐसी सर। जगह पे गए हों जो एयरपोर्ट पे थी? वो जी इकरा ने कहा यस। तो आप कहाँ पे गई थी, किस एयरपोर्ट पे? लाहौर। लाहौर, वेरी गुड। ठीक है जी। लाहौर। जी ठीक है। अच्छा अब दोबारा गौर कीजिए कि लाहौर एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब कुछ जहाँ पे इनका रनवे है, एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा है चूँकि, उसके रनवे के बिल्कुल करीब अस्करी अस्करी 10 जो कि रेजिडेंशियल बहुत बड़ा एक सेटअप है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे एयरपोर्ट के करीब रिहायशी आबादी मौजूद हो, खासतौर पर जहाँ पे रनवे है उसके करीब, वो जब जहाज लैंडिंग करते हैं या टेक ऑफ करते हैं, दोनों सूरतों में वहाँ पे पता चलेगा कि शोर बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड, चूँकि एयरपोर्ट तो कम कम है। अब सेकंड चीज़ की तरफ आते हैं। क्या आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं या कभी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे ट्रेन ट्रैक, रेल का रास्ता जहाँ पे से ट्रेनें गुजरती हैं? किसी ने किसी फाटक पे खड़े होकर कभी देखा जब ट्रेन गुजरती है तो क्या होता है? कॉमन ऑब्जर्वेशन है जी।
ये तो Yes. मोस्ट यस ऑफ सर। जी बिल्कुल। अमीर हमजा ने कहा यस, क्या महसूस होता है अमीर हमजा, ये बताइए वहाँ पे जब ट्रेन गुजर रही हो? फाटक पे खड़े हो तो काफी ज्यादा शोर आता है जब गुजरती है, उसके अलावा जो वाइब्रेशन भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और उसके अगर बाद स्टेशन पे हो तो फिर भी फिर तो और भी ज्यादा शोर होता है स्टेशन। जी ठीक हो गया जी, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है कि मैंने इसलिए कहा था कि फाटक पे खड़े हो, क्योंकि हमारे यहाँ इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान में जो सिस्टम है कि फाटक पे जब हम खड़े होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि ट्रेन गुजरे और फाटक खुले, तो लोग, एक तो खुद लोगों का शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो ट्रैफिक जैम हो चुकी होती है पहले से। और जब आप बिल्कुल करीब हैं ट्रेन के, तो आपको खुद पता चलेगा कि जितने आप करीब होते हैं सोर्स से, जहाँ से नॉइस आ रहा है, उतनी ज़्यादा आपको वो आवाज़ बुरी लगती है। अगर आप कुछ फासले पे होंगे तो वो आवाज़ इतनी बुरी नहीं होगी, कम हो जाएगी, उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। मैंने उर्दू में इस्तेमाल किया कि आवाज़ की शिद्दत कम हो जाए। आवाज़ को डिस्टर्ब भी करना है हमें, क्योंकि अभी हम जनरल बातें कर रहे हैं। दो चीज़ों का जिक्र हो गया जी, ट्रेन हो गई, एयरप्लेन्स हो गए। अब ऐसे ही जो बाकी गाड़ियाँ, जितनी हैवी गाड़ी होगी, जो ट्रक्स और बसेस होते हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा होगी, छोटी गाड़ियों की आवाज़ उससे कम होगी, मोटरसाइकिल की आवाज़ उससे भी कम होगी। सॉय इसके कि आप लाहौर में हों और किसी मंचले ने मोटरसाइकिल से या गाड़ी से सलेंसर उतारा हुआ, तो फिर किस किस में शोर आता है, ये भी आपको पहले से मालूम। यहाँ तक हमने ऑटोमोबाइल्स और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का जिक्र कर दिया, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है शहरी इलाकों में, या वो जगह जहाँ से सड़क या ट्रेन गुजरता है। सेकंड, इंडस्ट्रीज। अक्सर बेशतर इंडस्ट्रीज जो दुनिया का असूल है, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, इंडस्ट्री वहाँ पे होती है और वो मेन सिटी से ज़्यादा हट के होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी शायद कल भी डिस्कस हुई थी बात हाल में, लाहौर के, लाहौर सिटी की बात कर रहा हूँ, लाहौर सिटी के अंदर गुजरांवाला, सियालकोट और इवन वजीराबाद जैसे छोटे से शहर में बहुत सी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, जहाँ पे बिजली का सामान, फैन और कुछ यूँ कुछ से बनती हैं। अब जहाँ भी हो, वो छोटे पानी पे हो या बड़े पानी पे, इंडस्ट्री का भी अपना बहुत सा शोर होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी मशीनें काम करके लिए होती हैं और उनका शोर। ये हो गया जी इंडस्ट्री के रेफरेंस। नंबर 3, ये स्पेसिफिक है। फर्ज कीजिए आपको तो कम मौका मिला होगा देखने का, लेके जहाँ माइनिंग हो रही होती है, माइनिंग कान को नहीं, जब जमीन को खोद के वहाँ से कुछ निकाल रहे हैं, हाँ, वो नमक हो, कोयला हो या फिर और हो, या ये मिसाल शायद पहले भी थी, जैसे कि हमारे यहाँ दो जगहों पे, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में ज़्यादा और जगहों पे, लेकिन हमारे नियरेस्ट ये दो जगह हैं। एक तरफ चनियोट का इलाका है और एक तरफ टेक्सला का इलाका, जहाँ पत्थरों को तोड़ के क्रश करके उनसे बजरी और रोड़ी बनाई जाती है। और अब इन तमाम जगहों पे जब इस चट्टानों को तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, तो ब्लास्टिंग की जाती है, यानी बारूद का बाकायदा धमाका किया जाता है। वो धमाका ज़ाहिर इंतहाई खौफनाक और खतरनाक होता है और बहुत से बास के लिहाज से शोर का बायस बनता है। ये तो है जी एक माइनिंग के हवाले से। इसके अलावा भी जहाँ पे माइनिंग हो रही है, वहाँ पे मसलन कुछ माइंस में, खासतौर पर जैसे साल्ट माइंस हैं, या जहाँ पे कोयला निकाला जा रहा होता है, उसके अंदर छोटी ट्रेन ट्रैक बिछाई जाती है और छोटे वाली कह लीजिए कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, तो वो बहुत छोटी साइज में वो लोड करके चीज़ों को वहाँ से बाहर निकाल के लेके आते हैं। जो लोग वहाँ पे हैं सारे, वो उससे मुतासर हो। 3 अहम पॉइंट्स हमारे हो गए। चौथा पॉइंट, ये विद रेफरेंस टू है जी फौज, जहाँ भी मिलिट्री और किसी भी लिहाज से हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कहीं पे जंग लगी हुई हो, तो वहाँ पे उनकी मशीनरी का शोर, उनकी मशीनरी बहुत हैवी होती है और उसका शोर भी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा होता है। 4 पॉइंट्स हमारे हो। और उसके बाद आ जाइए जनरल, छोटे पैमाने की मशीनरी जो दफ्तरों में और कमर्शियल एरियाज में, शॉप्स में और घरों में इस्तेमाल होती है। ये मिलती जुलती हैं चंद एग्जाम्पल्स में। घर में आ जाते हैं। घर में वॉशिंग मशीन है, पानी वाली मोटर है और जूसर, ब्लेंडर, मिक्सर्स, चॉपर्स, जब इनको चलाते हैं तो अच्छी खासी
चूँकि आमतौर पर ये चीज़ें किचन में होती हैं जो जूसर ब्लेंडर वगैरह है, तो वहाँ पे अच्छा खासा शोर होता है और इवन पूरे घर में इसकी आवाज़ पहुँचती है। डिपेंड करते हुए अगर दरवाज़ा खुला है तो ज़ाहिर है पूरे घर में ज़्यादा बल्कि साथ वाले घरों तक भी पहुँच रहा है। ये घर में तो ये चीज़ें छोटे पैमाने पे हैं, अगर बाहर आते हैं, अब जहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसका शोर बहुत ज़्यादा होगा। जहाँ पे कोई छोटी मिल है मिसाल के तौर पर आटा पीसने वाली चक्की है, उसका शोर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन वाला फैक्टर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन से पहले अगर कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, अगर कहीं बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, सड़क को फाड़ा जा रहा है, रास्ते को हमवार किया जा रहा है, तो वहाँ पे बुलडोजर्स, ऐसे ही कंप्रेसर्स और उसके बाद रोड के ऊपर रोड रूलर्स, ये सब चीज़ें हैं जिनका अपना शोर होता है। वेल ये था जी कि बहुत से मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज हैं शोर के, ख़वाह वो घर के अंदर हों या घर से बाहर। और ये सब कुछ हो गया जी अबाउट कि हमारे पास कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक है। कुछ चीज़ें इसके अलावा भी इससे हट के भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कंसेप्ट का ज़िक्र किया और साथ ही मैंने चूँकि कोशिश की है कि घरों का ज़िक्र और घरों से बाहर दोनों का ज़िक्र तय की जगह पर कर दी है। अब जी, यहाँ तक जहाँ तक बात हो गई है, आपकी तरफ से कोई बात अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं इससे हट के, तो आप बात कर सकते हैं। जी, किसी के नॉलेज में हो कुछ चीज़? सर जी कॉलेज में ग्रास काटने वाली मशीन आप भूल ही गए। जी, बिल्कुल ठीक है। जिस दिन वो ग्रास काट रहे होते हैं तो उस दिन पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों की मत मारी जाती है। आपको याद होगा बल्कि पिछले साल कई बार मुझे फ़ोन करना पड़ा जी कि ये इसको बंद कराया जाए चूँकि क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और चूँकि आपने कॉलेज का ज़िक्र किया तो जहाँ पे ज़रूरी मशीन भी होगी, अब ख़वाह वो ट्रैक्टर हो, थ्रेशर हो, हार्वेस्टर हो, ज़ाहिर है कि उनका भी बिल्कुल ऐसे ही शोर होता है। तो ये रीज़न ये है कि हम चूँकि शहरों में रहते हैं और बाज़ औक़ात भूल जाते हैं कि गाँव में क्या हो रहा है, वहाँ भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं और शोर का बायस बनती हैं और एक बहुत बड़ा फैक्टर था ये शोर के हवाले से। एक दो और शोर हैं। आजकल तो कुछ-कुछ लॉकडाउन है अभी भी, तकरीबात पे पाबंदी है। शादी के मौके पे लोग आतिशबाज़ी और कुछ यूँ कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, कहीं पे ढोल बज रहे होते हैं और ये और कहीं पे म्यूज़िक कंसर्ट हो रहा है, वो भी शोर ही होता है। कुछ लोगों को वो बहुत पसंद होता है और कुछ लोगों को वो बिल्कुल नापसंद होता है। वो भी बहरहाल शोर की टाइप है और एक अहम सोर्स भी है चूँकि जो बड़े वाले लाउड स्पीकर्स हैं और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सेम यही चीज़ जहाँ पे भी मसाजिद हैं या जहाँ पे कोई तकरीब हो रही हो, मज़हबी तकरीब हो रही हो, वहाँ पे जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पर अगर रात के वक़्त हो रहा हो, तो वो आस-पास के रहायशी लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का बायस बन जाता है। जी, आप लोगों ने मुझे एक-एक मैसेज करना है जी, तो वो खाली मैसेज पी लिख के मैसेज कर दें कि यू आर प्रेज़ेंट। जस्ट पी लिखें और मैसेज ऑन चैट, रूम चैट पे मैसेज कर दें। सर जी। सर ये पोल्यूशन का जो टॉपिक है सर, ये तो एक पोल्यूशन एयर पोल्यूशन जैसे है सर, ये तो 5, 6, 7 पेजेस का है टॉपिक। हाँ जी, बिल्कुल। आप 500 पेजेस कह रही हैं। डिपेंड करते हुए कि आप इसको स्टडी कहाँ से कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन सर पे ऑन जी, उसमें देखा। जी, जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात को गौर कर लीजिए कि यस एयर पोल्यूशन पे आपको पूरी की पूरी बुक भी मिल जाएगी। वाटर पोल्यूशन पे भी पूरी की पूरी बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हमने इस बड़े पैमाने पे उसको नहीं पढ़ना है बल्कि हमने तो उसमें से अपने काम की चीज़ें निकालनी है, उसको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आना है। याद रखिए कि अगर एक टॉपिक बहुत बड़ा हो, आपने अपने क्वेश्चन फ़र्ज़ कीजिए आपका क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके मार्क्स से 10 है और आपके पास टाइम है, फ़र्ज़ कीजिए आधा घंटा है या पौना घंटा है। आपने अपने क्वेश्चन को उसके मुताबिक अरेंज करना होता है कि आप उसमें क्या कुछ लिखेंगे, क्या मेंशन करेंगे, किस चीज़ को समराइज़ करेंगे, किस चीज़ को अपने एक्सपेंड करेंगे। ये सब कुछ स्टूडेंट ने डिसाइड करना होता है टाइम को सामने रखते हुए।
एक लॉन्ग क्वेश्चन को अगर कम मार्क्स के लिए आ जाए तो ज़ाहिर है उस सूरत में आपको उसको बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें हैं, दोनों पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो ओके ये सर। अब दो बच्चे बहुत लेट आए हैं जिस वक्त। जी ये अभी सवाल किसने किया था जी? मैंने चूँकि गौर में किया। आवाज़ किसकी थी? क्वेश्चन किसका था ये वाला? सर तलत। चलो, आपके पास ऑडियो है इसका मतलब है? सर वो है सॉफ्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में, वेरी गुड। इसका मतलब ये अवेलेबल है शॉर्ट फॉर्म में। मैं चूँकि शॉर्ट फॉर्म में बुक्स यस यूज़ ही नहीं करता हूँ, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल होता है पढ़ना इनको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बच्चे तो आप लोग तो मोबाइल में पढ़ लेते हैं, मुझे तो इवन अगर कंप्यूटर पे भी हो तो मुझसे उसको पढ़ने में खासी मुश्किल पेश आती है। बहरहाल अच्छी बात है जी। ये वाक़या को बताएं कि आपने कहाँ से ली है, और हो सके तो उनसे शेयर कर लें और मेरे साथ भी शेयर कर लें शॉर्ट फॉर्म में। ओके सर। जी पोल्यूशन तकरीबन जो सोर्सेज थे हमारे काफ़ी हद तक डिस्कस हो गए हैं जी। एक लफ्ज़ मुझे और याद आ रहा है, जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, आपने घर बनाया, घर बनाने के बाद आप उसमें बिजली की और गैस की वायरें कराना चाह रहे हैं, वो जिस मशीन से उसको काटते हैं, वो जो कटर या ग्राइंडर कहलाता है, उसका भी खासा ज़्यादा बहुत ज़्यादा शोर होता है, बल्कि बहुत काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए। ऐसे ड्रिल मशीन जो खाली सुराख करनी आती है उसका भी काफ़ी शोर होता है, लेकिन ग्राइंडर का शोर आम घर में अगर कहीं पे ये ऐसा इस्तेमाल हो रहा हो तो बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट करता है। कल हमारे शोर का जो कारण था जी वो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा पॉइंट हमें वापस आना है, वापस नहीं बल्कि बैकग्राउंड की तरफ जाना है। आप सब लोगों ने, मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे कह दिया था कि ये टॉपिक बेसिकली फिजिक्स का है और आप लोग इसको साउंड की हद तक, चूँकि पहले साउंड को नॉइस साउंड है बेसिकली, आप साउंड के हवाले से बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उसमें साउंड पैदा होती है। साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक ज़रिए है, और साउंड जो है वेव्स की शक्ल में थ्रू मीडियम यानी एयर के ज़रिए, चूँकि हम एयर के लिहाज से बात कर रहे हैं फिलहाल, ट्रैवल कर। अब इसके हवाले से कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, मुझे ये देखना है आपके ज़हन में वेव का कंसेप्ट मौजूद है, उसकी वेवलेंथ भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है और एम्पलीट्यूड भी होता है। इन सब लफ्ज़ों से वाकिफ़ हैं? जी, ये कोई क्लासिक क्वेश्चन है जी। कोई जवाब देना चाहेगा? क्या आप साउंड वेव्स की बात हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके वेवलेंथ और उसके एम्पलीट्यूड, इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि नहीं वाकिफ़ हैं पहले से? एनी आंसर? यस सर। जी, एक यस की बात आई है जी। ये है जी, कक्षा ने कहा है जी। और कोई जी? अलवीना, आप तकरीरें इतनी ज़्यादा करती हैं, यहाँ पे जवाब नहीं देती इतनी, क्या बात है? अलवीना, स्लीपिंग? सर मेरा नेट इशू आ रहा है आज। चलो ठीक है जी। हमारा यही क्वेश्चन आपसे, हमारा जवाब नहीं दे रही। निम्रा कहाँ पे है जी? निम्रा? जी सर। जी, ये जो लफ्ज़ मैंने पूछे हैं, क्या आप इनसे वाकिफ़ हैं? किस हद तक वाकिफ़ हैं? जी सर पता है। वेरी गुड। अब चलें जी, 2-3 बच्चों को कह दिया पता है। अब बॉय साइड से जी कोई? अली हसनैन किधर है? जी सर पता। अली हसनैन आज है कि नहीं है क्लास में? नहीं है। जी, आप लोगों ने मुझे इसमें कहा था कि मैसेज करने हैं, पी जस्ट पी लिख के यू आर प्रेजेंट मुझे चैट पे मैसेज कर दीजिए। सर जी पता है वो ना मेरा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। फिर जी कुछ बच्चों का जो है जवाब आ गया कि उनको चीज़ों का पता है। अच्छा, अब अगर जो हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अब तवज्जो देंगे यानी इसको सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो एम्पलीट्यूड, जो साउंड वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस एम्पलीट्यूड को एक और नाम भी दिया जाता है और वो है लाउडनेस। इसी एम्पलीट्यूड के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो लाउडनेस है। ऐसे ही
फ्रीक्वेंसी के लिए पिच का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है। इंटेंसिटी, शिद्दत, ये भी मशहूर मारूफ है और आप इसी भी वाक़िफ़ हैं। अच्छा, अब देखना ये है कि मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, कितने लोग हैं आप जो इस बात से वाक़िफ़ हैं? जी, लाउडनेस जो है, लाउडनेस को साउंड प्रेशर का नाम भी दिया जाता है या साउंड प्रेशर लेवल का नाम दिया जाता है, और इसको हमने ख़ास तौर पर डिस्कस करना है। और उसकी रीज़न, अभी मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आपने बताना है कि ये कितने लोग हैं जिन्होंने लफ्ज़ सुना हुआ है। डेसिबल या डेसिबल्स, सुना है सर। सुना हुआ है, सिर्फ सुना हुआ है या इसकी कोई डेफिनेशन कुछ के बारे में पढ़ा भी हुआ है, तो कुछ याद भी है कि याद नहीं है, तो इसके हवाले से मैं वो तो ये जैसे लाउडनेस का यूनिट है। ये है, लेकिन ये किस चीज़ को शो कर रहा होता है, किस किस्म का यूनिट है, इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके पास मौजूद है पहले से। चलो मैं एक और सवाल जो इसी से रिलेटेड है, क्या आप समझते हैं लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है? जी, हमारे 30 मिनट्स बल्कि 31 मिनट्स हो चुके हुए हैं जी, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट टाइम पे आज इसको लॉग ऑन कर दिया था। लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है जी? ये क्वेश्चन है, इसका लाइफ से कुछ ताल्लुक भी है और अभी साउंड से इसका हमें ताल्लुक स्टडी करना है। एनीवन? चलिए मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, ये आपने ज़रूर सुना होगा, हमारे यहाँ ज़लज़ले आते रहते हैं। जब ज़लज़ला आता है उसके बाद जब खबर आती होती है तो खबर कुछ यूँ होती है कि जी आज फलां मुल्क के इलाके में या यहाँ से इतने फासले पे ज़लज़ले का मरकज़ था और रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 थी, 5.2 थी, 6.1 थी, कुछ यूँ की खबर। आई एम श्योर कि आपने ये वाली खबर कहीं न कहीं ज़रूर सुनी होगी। ऐसा ही है कि नहीं? यस सर, सुनिए। सुनिए, वो रेक्टर स्केल क्या होते हैं? क्या आप समझते हैं कि नहीं समझते इस बात? चलें, मैं एक इसी को ज़रा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत उन्होंने कहा है 4 है और किसी और ज़लज़ले के बारे में कहा है उसकी शिद्दत 5 है। इन दोनों में कितना सा फ़र्क होगा? जब ज़लज़ला आएगा उसके इफ़ेक्ट्स में कितना सा फ़र्क आपको महसूस होगा 4 और 5 रेक्टर स्केल का? अगर 6 हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? 7 हो तो फिर क्या होगा? चलिए सुन लीजिए, याद कि जो लॉगरिथमिक स्केल होता है, जो रेक्टर स्केल है ज़लज़ले वाला, वो भी लॉगरिथमिक है, और जो हम डेसिबल जिसकी बात करने लगे हैं, ये भी लॉगरिथमिक है। जब आप 1 से 10 पे जाते हैं और फिर 10 से आगे 20 पे जाएंगे, आगे 30 पे जाएंगे, यानी 1 और 10 की रेशियो, 1 के लिहाज से 10 और आगे अगर 10 को 1 ले रहे हैं तो उससे आगे 10 गुना 100 हो जाएगा। जब आप इस तरीके से चीज़ों को मेजर कर रहे हो तो, और उसको 1 से शो कर रहे हो, यानी कि 1 को आपने 1 ही कहा है, 10 को आपने 2 कहा है, अब 10 का 10 टाइम्स 100 होता है, उसको आपने 3 कहा है, और आगे 100 का 10 टाइम्स 1000 होता है, उसको आप 4 कह रहे हो। तो जो स्केल बनेगा इस तरीके से वो आपका लॉगरिथमिक स्केल होगा। डेसिबल्स भी लॉगरिथमिक स्केल में मेल किया जाता है। इसका मतलब है कि जब आप जस्ट एक यूनिट क्रॉस करते हैं तो वो असल में 10 गुना इजाफा हो चुका होता है इसमें, और जब 2 क्रॉस करेंगे तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा हो चुका होगा। ये चूँकि आप लोग मैथमेटिक्स या इससे रिलेटेड चीज़ों पे बहुत ही कम तवज्जो देते हैं, और होना भी ऐसे चाहिए कि वैल्यू के सोर्स, लेकिन चंद एक चीज़ ऐसी हैं मैथ की जिनका वैल्यू के साथ ताल्लुक होता है, और उनकी बेसिस टर्म्स को आपको ज़रूर, हमने लॉगरिथमिक और लॉगरिथम को बहरहाल में पढ़ा हुआ है लोअर क्लास लेवल पे, क्योंकि मैंने भी इसको मुझे मैंने सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा है, और आपने मेरा ख्याल में ये जब आपका जो मैथ के थे 2 सेमेस्टर्स में, उसमें लॉगरिथम था शामिल कि नहीं था? आपने जो मैथ के 2 सेमेस्टर्स पढ़े हुए हैं उसमें लॉगरिथम था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था। चलें, फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मजबूत है जी, कि जिन लोगों ने सिलेबस बनाया है उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस चीज़ का जिक्र होना चाहिए ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए
या बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, उसको मैथ में शामिल होना चाहिए था, और जिसकी ज़रूरत नहीं है बायोलॉजी में उसको हमें पढ़ाए जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बच्चों के लिए मैथ बहुत टफ है, लेकिन जो चीज़ काम की थी वो उसमें नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, नोट करने वाला, which should be sent to higher education commission। जी, अब बेसिक बात तो होगी उसके हवाले से। अब एक दो और अल्फाज है जो आम ज़ुबान की जब हम बात करते हैं, जब हम आवाज़ की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें एक बहुत मशहूर सी चीज़ है साउंड की पिच या फ्रीक्वेंसी के हवाले से। हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम किस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकते हैं और किस से किस फ्रीक्वेंसी तक आवाज़ को सुन सकते हैं और किसको नहीं सुन सकते। कोई इन्फॉर्मेशन? 20 हर्ट्ज से 20 की। जी, ये जवाब किसने दिया है जी? आंसर किसने दिया है? इकरा इकरा। जहांगीर। जी ठीक है जी, इकरा जहांगीर का जवाब ठीक है, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ बुक्स में आमतौर पर यही लिखा होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जो कि ह्यूमन ईयर की जो रेंज है वो ये है, मिनिमम 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम 20,000। लेकिन ये भी सुन लीजिए कि हर इंसान ऐसा नहीं है। जैसे 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 मैं हूँ, मैं का मतलब है कि मेरी एज आपसे कहीं ज़्यादा है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो 20 फ्रीक्वेंसी है वो सुनाई देना, 20 मतलब हो गया 20, 40, 100, जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कान का जो पर्दा है ईयर ड्रम, टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान हम फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, वो थोड़ा सा सख्त होना शुरू हो जाता है उसकी वो, इसलिए वो कम जो कम फ्रीक्वेंसी वाली जो आवाज़ें होती है उनको नहीं सुनते। लेकिन एक और बड़ी हैरानकुन चीज़ आती है, तो वो ये है कि जैसे जैसे इधर से भी फ्रीक्वेंसी रेंज ऊपर की तरफ जा रही है, उधर से 20,000 की बजाय वो कम होकर 16,000 या 15,000 तक आ जाता है। यानी टाइम गुजरने के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ ह्यूमन ईयर की जो सेंसिटिविटी है वो दोनों साइड से कम हो जाती है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए भी और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। और ये एक और पॉइंट है यहाँ पे, इसी रेफरेंस से ही है ये भी, कि जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं वो जब वो कान तक पहुँचती हैं तो वो हमें वो भी पेन की शक्ल में महसूस होती हैं। उसकी रीज़न आप ऑलरेडी जानते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, और ज़ाहिर है फिर वो पेन का बायस बनेगी। हम में से किसी ने शूटिंग की हो? शूटिंग मतलब गन शूटिंग है, राइफल शूटिंग, किसी ने कभी फायर किया हो खुद पिस्टल से या राइफल से? एनीवन? मैंने किया पर सुना है। जी, जॉब किसने दिया है जी? आंसर इरसा जी, ठीक है, सुना हुआ है। बहुत करीब से, दूर से? करीब से। करीब से। चलें, बॉयज साइड से जी, बॉयज किसी को मौका मिला हो कभी? खुद नहीं किया, दोस्त ने किया था, साथ खड़े थे बिल्कुल, हाँ, वो झटका लगता है पिस्टल काफी ज्यादा, पिस्टल था, आवाज भी। किस चीज़ की थी? नहीं, वो राइफल थी। राइफल। चलें, बहरहाल जिस दौर में मैं पढ़ा हूँ उस दौर में एनसीसी होती थी हमारे यहाँ, नेशनल कैडेट कोर्स के नाम से, और फायरिंग कराई जाती थी, और पहला ही फायर करते ही अगर आप राइट हैंडेड हैं और दाएं तरफ रख के राइफल से फायर करते हैं तो पहले ही फायर के साथ कान बंद हो जाता है और फिर कई दिन बंद रहता है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं और बाएं तरफ रखते हैं तो आपका बायां कान बंद रहता है। मैं उस राइफल की बात कर रहा हूँ जो फौजियों के पास होती है, और वो बिल्कुल चूंकि कान के करीब धमाका होता है, और उसके साथ ही आपको याद होगा मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था फिजियोलॉजी वाले टॉपिक में, याद है, भूल चुके हैं? किसी को याद रहा हो? मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इस पे फिजियोलॉजी में जब हम ईयर स्टडी कर रहे थे तो ये डिस्कस हो चुका हुआ सेमेस्टर 5 के अंदर। मैंने बस दो अदद मसल्स के नाम भी बताए थे, जो जो ईयर ऑसिकल्स हैं उनको कान के पर्दे से, ईयर ड्रम से सेपरेट कर देते हैं जब शदीद धमाके की आवाज़ कान तक पहुंचती है। ये अभी सिर्फ एक गैस की आवाज़ आई है पूरी क्लास में से। चलें ठीक है, वो मैंने चूँकि कल से पढ़ाया हुआ था इसलिए मैंने इसका मेंशन कर दिया है। और वो याद रखिएगा, जो जब कान के बिल्कुल करीब धमाका होता है तो ज़ाहिर है इसकी शिद्दत, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी ज़ाहिर आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है। और वो जैसे कि अभी मैंने बात की है कि कान को फौरी तौर पर वो डेफ कर देता है, और ये डेफनेस आर्जी है।
एक फायर या चंद फायर से। अब ये अभी सिर्फ राइफल की बात हुई है, अब सोचें जहाँ पे तोप का गोला फायर होता होगा वहां पे क्या होगा, सोचिए, थिंक अबाउट। जी, जो बच्चे लेट आए हैं जिन तक बात नहीं पहुंची, आप लोगों ने चैट में पी लिख के मुझे मैसेज करना है, जस्ट पी लिखें और मैसेज सेंड करें। जैसे मैंने जिक्र किया अभी कि जो जब तोप फायर करती है, रॉकेट फायर होते हैं, तो उनका शोर कहीं ज्यादा होता है। और अगर कभी मौका मिला आपको, नासा फिर इदारा है अमेरिका का, जब वो अपने स्पेस शटल्स और रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं तो उसका भी शोर इंतहाई ज्यादा है। फिर ये आज तारक की हद तक हो गया जी। कल हमने इसी टॉपिक को लेके आगे चलना है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है और ये किसी वक्त बंद हो जाएगा, चुनांचे इसलिए अब अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से, क्योंकि किसी वक्त स्टॉप हो बंद हो जाएगा।